तो मूवी की शुरुआत होती है जेरूसलम्स लॉट नाम के एक टाउन को दिखाते हुए, जहां पर हम एक बिजनेसमैन रिचर्ड स्ट्रेकर को देखते हैं। स्ट्रेकर ने एक न्यू एंटीक चीजों वाली शॉप यहां ओपन करी थी। वो अभी अभी इस टाउन के अंदर मूव इन हुआ है। वो लंदन से आया था और उसकी हेल्प करी थी मिस्टर स्नो ने। और यहाँ पर स्ट्रेकर उससे ये कहता है कि वो उसकी एक और हेल्प कर दे। वो बताता है कि उसका एक क्रेट यानी कि एक बड़ा सा बक्सा 6 बजे आएगा और वो उसे उसके नए घर पर रखवा दे, जो कि उसने यहाँ पर आकर खरीदा है। क्रेट थोड़ा सा भारी है, उसके अंदर जो चीज है वो काफी पुरानी है और इसलिए उसे ठीक से उसे रखवाना होगा। अब मिस्टर स्नो कहता है कि ठीक है, वो उसे ध्यान से रखवा देगा। तभी स्ट्रेकर उससे पूछता है कि उसे पता है ना कि उसका नया घर कौन सा है, जिस पर मिस्टर स्नो कहता है कि हाँ वो जानता है, वो मार्स्टन हाउस है। दरअसल मार्स्टन हाउस वहाँ पर काफी पॉपुलर था और उसका रीजन ये होता है कि वहाँ पर कई साल पहले खून हुए थे और टाउन के लोगों के हिसाब से वो घर हॉन्टेड हाउस है। तभी शाम को मिस्टर स्नो एक ड्राइवर के साथ स्ट्रेकर का सामान लेकर उसे मार्स्टन हाउस के अंदर रखने के लिए जाता है। जहां पहुंचकर ड्राइवर डर रहा था। वो कहता है कि उसके दादाजी ने बताया था कि मार्स्टन हाउस में कई साल पहले ह्यूबर्ट मार्स्टन नाम का एक आदमी रहता था और उसने अपनी बीवी को गोली मारकर उसे खत्म कर दिया था। और उसका कारण ये था कि वो सेटन वर्शिपर हुआ करता था। अब उसकी बात सुनकर मिस्टर स्नो ये कहते हैं कि ये सब झूठी कहानियां हैं। जिसके बाद वो दोनों उस क्रेट को लेकर उसे अंदर रखने जाते हैं। क्रेट वाकई में काफी भारी था। इसी बीच क्रेट उनके हाथ से छूट जाता है, जिसके बाद उसके अंदर से मिट्टी निकलने लगती है। वो इस बात को समझ नहीं पाते कि आखिर इसमें मिट्टी क्या कर रही है। अब यहाँ मिट्टी क्यों थी वो फिलहाल हमें नहीं पता। खैर यहाँ वो उस क्रेट को रख कर जाने लगते हैं कि तभी हम नोटिस करते हैं कि क्रेट के अंदर कोई था और वो था बार्लो। और अगर किसी ने सेलम्स लॉट नोवेल पढ़ी होगी तो उसको पता होगा कि यहाँ पर बार्लो एक एंशिएंट और काफी पावरफुल वैम्पायर है। बार्लो मिस्टर स्नो को हिप्नोटाइज करके अपने पास बुलाता है, लेकिन तभी ड्राइवर उसे कहता है कि उन्हें अब यहाँ से निकल जाना चाहिए। उसकी बातें सुनकर वो उसके साथ चला जाता है और तभी हम बार्लो की एक झलक देख पाते हैं, जो कि काफी डरावना था। अब यहाँ जो मिट्टी उसके क्रेटर में थी वो बार्लो की नेटिव सॉइल है, यानी कि जहाँ पर वो पैदा हुआ था, जहाँ पर उसे दफनाया गया, वो मिट्टी वहाँ की थी। क्योंकि वैम्पायर्स को अपनी नेटिव सॉइल अपने पास रखनी पड़ती है ताकि वो दिन के समय सनलाइट से बचे रहें, अदरवाइज वो जलकर राख हो जाएंगे। तभी सीन चेंज होता है और हम बेन मेयर्स नाम के एक बुक राइटर को देखते हैं। बेन जेरूसलम्स लॉट आया हुआ था। दरअसल इसी टाउन में बेन ने अपना बचपन भी गुजारा था। वो अपनी कार में बैठे हुए मार्स्टन हाउस को देख रहा होता है। तब वहाँ पर ऑफिसर आकर उससे पूछता है कि उसे कुछ परेशानी है क्या। तब बेन उसे ये बताता है कि असल में वो एक राइटर है और यहाँ पर इस टाउन में वो कई सालों के बाद आया है और यहाँ वो अपनी नई किताब की इंस्पिरेशन के लिए आया है। साथ ही साथ उसका जो बचपन था वो भी मार्स्टन हाउस में ही बीता था। उसकी बात सुनकर ऑफिसर कहता है कि ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो कुछ गड़बड़ ना करे। अगर वो गड़बड़ करेगा तो उसे काम करना पड़ेगा और काम करना उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब उस ऑफिसर का रवैया देखकर हम ये समझ पाते हैं कि वो एक नंबर का करप्ट ऑफिसर है। खैर अब बेन वहां से निकलकर सीधा जाता है रियल एस्टेट के ऑफिस में ताकि वो रहने के लिए जगह रेंट पर ले पाए। वहां पर उसे सूजन नाम की एक एजेंट मिलती है, जो कि उसकी ही किताब को पढ़ रही थी और वो बेन की काफी बड़ी फैन भी थी। यहाँ बेन को सूजन देखकर पहचान नहीं पाती। वो कहती है कि उसका चेहरा जाना पहचाना लग रहा है, जिस पर बेन उसे ये कहता है कि ये सब छोड़ो, ये बताओ कि किताब कैसी है। जिस पर सूजन कहती है कि किताब काफी शानदार है और इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये कभी खत्म ही ना हो। खैर बेन उससे कहता है कि वो उसे कोई रेंट के लिए जगह बताए, जिसके बीच में वहां पर लैरी नाम का व्यक्ति आता है, जो कि सूजन का बॉस था। वो बेन से मिलता है और बेन उससे पूछता है कि क्या कोई मार्स्टन हाउस के अंदर रहता है, क्योंकि उसने आते वक्त उसके अंदर किसी को देखा था। जिस पर लैरी कहता है कि वो घर एक आदमी ने खरीद लिया है। बेन पूछता है कि किसने, जिस पर वो स्ट्रेकर की दुकान की तरफ इशारा करता है, जो कि उसके ऑफिस के ठीक सामने थी। सूजन उससे पूछती है कि वो मार्स्टन हाउस के बारे में क्यों पूछ रहा है, जिस पर वो बताता है कि उसका बचपन वहीं बीता था। तब सूजन कहती है कि तभी उसका चेहरा जाना पहचाना लग रहा था। इसी बीच लैरी उससे उसका नाम पूछता है, जिस पर वो बताता है बेन मेयर्स। और ये सुनकर अब जाकर सूजन को पता चलता है कि ये तो वही राइटर है जिसकी वो किताब पढ़ रही है। और ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है और वो उसे ईवा मिलर के यहाँ पर अपार्टमेंट रेंट पर दिलवाती है ताकि बेन को कोई दिक्कत ना आए। जिसके बाद हम एक एलिमेंट्री स्कूल के दोस्तों को देखते हैं, जिसमें मार्क, रैल्फ का बड़ा भाई डैनी होते हैं। उनकी बातों के बीच वहां पर रिची नाम का एक बुली बच्चा भी आता है, जो कि मार्क को जोर से पंच करके उसे गिरा देता है। लेकिन मार्क उठकर उसे नीचे गिराता है, उसका हाथ मोड़ देता है, लेकिन उन पर कोई टीचर ध्यान नहीं दे रहा था। बट तभी मैट नाम का एक टीचर उनके पास आकर उन्हें छुड़वाता है और कहता है कि लड़ाई करना बुरी बात है, उनको काफी समझाता है। अब वो तीनों अपने अपने घर जाने लगते हैं कि तभी स्ट्रेकर उन बच्चों को देखने लगता है। सीन चेंज होता है, जहाँ पर हम बेन को देख पाते हैं, जो कि अब मार्स्टन हाउस के बारे में एक लाइब्रेरी के अंदर बैठकर रिसर्च कर रहा था। इसी बीच वहाँ पर सूजन अपनी मॉम एन के साथ आती है और वहाँ की लाइब्रेरियन मेबल उसकी दोस्त थी। यहाँ पर उनको पता चलता
है कि वहाँ बेन भी बैठा हुआ है। बेन को देखकर मेबल बताती है कि बेन जब छोटा था तब उसके माता पिता की एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। खैर जाते जाते सूजन बेन की तरफ देखकर बोलकर जाती है कि आज वो कहीं ड्राइव पर जाएगी। उसका इशारा बेन समझ जाता है कि वो उसके साथ जाना चाहती है। शाम को हम डैनी और रैल्फ को देखते हैं जो कि रास्ते पर जा रहे थे। तभी उनके सामने स्ट्रेकर की कार आकर रुकती है और स्ट्रेकर उनसे ये पूछता है कि क्या उनको लिफ्ट चाहिए, लेकिन उनकी मॉम ने उनको सिखाया था कि उन्हें अनजान लोगों से लिफ्ट नहीं लेनी चाहिए और वो वहाँ से पैदल ही आगे जाने लगते हैं। लेकिन आगे जाते हुए चुपके से स्ट्रेकर रैल्फ को पकड़कर ले जाता है और डैनी समझ नहीं पाता कि आखिर रैल्फ कहाँ गायब हो गया। इधर सूजन और बेन साथ में थे जहाँ पर वो आपस में बातें करते हैं। अब वो सूजन को सेम चीज बताता है अपने पेरेंट्स के बारे में कि जब वो छोटा था तो उसके माता पिता कार एक्सीडेंट में खत्म हो गए थे और यही कारण था उसका यहाँ से जाने का। तभी सूजन बताती है कि वो बॉस्टन में थी लेकिन वो अपने डैड की हेल्प करने यहाँ पर आई थी, लेकिन 2 साल पहले ही उसके पिता खत्म हो गए थे जिसके चलते वो वापस बॉस्टन जाना चाहती थी बट अपनी मॉम को छोड़कर वो वापस नहीं जा सकती। दूसरी तरफ स्ट्रेकर रैल्फ को लेकर अपने घर मार्स्टन हाउस में आता है जहाँ पर वो बार्लो को बुलाता है और बार्लो यानी कि वही भयानक वैम्पायर वहाँ आता है और वो रैल्फ का खून पी जाता है। अब अगले दिन हम एक पेस्टर को देखते हैं जिसका नाम कैलाहन था। कैलाहन अभी अभी जेल से आजाद हुआ था। वहां पर आकर कांस्टेबल उसे रिहाई देता है जहां वो बताता है कि अभी टाउन के अंदर एक बच्चा गायब हुआ है। कैलाहन पूछता है कि उसने उसके लिए क्या एक्शन लिया, जिस पर वो बताता है कि उसने एक सर्च टीम उसके पीछे लगा दी है और वो इसमें क्या ही करेगा, उसका तो वैसे भी रिटायरमेंट होने वाला था। खैर इधर हम टाउन के कुछ लोगों को देख पाते हैं जो कि रैल्फ को ढूंढने के लिए गए थे और इसमें से एक बेन भी होता है। खैर रैल्फ का कुछ भी पता नहीं चल पाया। अब यहाँ पर बेन मैट से मिलता है जो कि रैल्फ के ही स्कूल में टीचर था जिसने उन्हें लड़ने से मना किया था। यहाँ पर सूजन, बेन और मैट साथ में बैठकर इस बारे में डिस्कशन करते हैं और यहाँ पर जो वो कांस्टेबल था उसका नाम पर्किंस होता है और वो इस सर्च ऑपरेशन को रोकने की बात कर रहा था क्योंकि पुलिस का यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं था। खैर अब रात में बेन सूजन को छोड़ने उसके घर पर जाता है जहाँ पर सूजन की मॉम उन्हें देख रही थी। सूजन बताती है कि शायद उसकी मॉम को उनका साथ रहना पसंद नहीं आया। अब दूसरी तरफ हम डैनी को देखते हैं जो कि अपने भाई रैल्फ को याद कर रहा था कि तभी उसे नीचे कुछ आवाज आती है जहाँ पर उसे लगता है कि शायद से वो रैल्फ होगा, वो वापस आ गया होगा, इसलिए वो नीचे जाता है। वहाँ पर उसे रैल्फ का वो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट मिलता है जिसे वो अक्सर बजाया करता था, लेकिन तभी उस पर कोई हमला कर देता है जिसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहाँ पर डैनी का चेकअप होता है। उनको पता चलता है कि रैल्फ के अंदर खून की कमी हो गई थी और ये चीज पेनिशियस एनीमिया की वजह से हुई थी जो कि विटामिन B12 की कमी से होता है जिसके अंदर रेड ब्लड सेल्स बनना ही बंद हो जाते हैं। लेकिन इनको नहीं पता था बट हम जानते हैं कि उसे वैम्पायर नहीं काटा है। अब रात में डैनी की आंख खुलती है जहाँ पर उसे प्यास लग रही थी जिस पर उसकी माँ नर्स से पानी लाने के लिए कहती है। अब उसकी माँ जब उसे चेक करती है तो वो नोटिस करती है कि डैनी को जो खून प्लास्टिक बैग से चढ़ाया जा रहा था वो उससे डायरेक्टली खून पी रहा है। ये देखकर उसकी मॉम चिल्लाने लगती है और डैनी वहीं बिस्तर पर गिर पड़ता है और जब डॉक्टर उसे चेक करते हैं तो उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। अब अगले दिन उसका फ्यूनरल था जहाँ पर फादर एक माइक नाम के लड़के को उसकी बॉडी को बैरी करने की जॉब देते हैं। फ्यूनरल के बाद रात में माइक डैनी के कॉफिन को बैरी करने लगता है कि तभी उसके अंदर से डैनी नॉक करता है। ये देखकर और सुनकर तो माइक घबरा जाता है और कॉफिन को खोलता है, लेकिन वहाँ पर डैनी वैसा ही था, यानी कि मृत हालत में। खैर अब वो इसके चलते वहाँ से बाहर निकलता है कि इसी बीच डैनी कॉफिन से बाहर आ जाता है और एकदम माइक पर हमला कर देता है। अब इधर हम मैट को देख पाते हैं जो कि एक बार में था जहाँ पर उसे माइक दिखाई देता है। वो माइक के पास आकर उससे पूछता है कि उसे हुआ क्या है। तब माइक कहता है कि उसकी तबीयत खराब है। अब माइक से मैट पूछता है कि कब से उसकी तबीयत खराब है, जिस पर वो बताता है कि जब से वो फ्यूनरल कर आया है तब से। मैट पूछता है कि उसने किसका फ्यूनरल किया था, लेकिन माइक को कुछ याद नहीं होता और माइक की हालत देखकर वो उसे अपने घर पर लेकर आ जाता है। वो उसके गले पर बाइट मार्क्स के निशान को देखता है जिसे देखकर उसे पता चलता है कि उसकी तबीयत क्यों खराब है। इसलिए वो बेन को लेने उसके अपार्टमेंट जाता है जहाँ पर उसके रूम में मिसेस मिलर आकर उसे ये बताती है कि कोई नीचे उसका इंतजार कर रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सूजन भी बेन के साथ होती है और इन दोनों में ही दोस्ती से बढ़कर बहुत कुछ हो चुका था। जिसके बाद वो लोग मैट से मिलते हैं और वो उन्हें उनके साथ एक क्रॉस लेकर चलने के लिए कहता है और वो ऐसा ही करते हैं। वो उन्हें अपने घर लेकर जाता है और वो उनको इनडायरेक्टली बताता है कि माइक बीमार है और वो वैम्पायर बन चुका है। वो उसकी बात पर विश्वास नहीं करते, इसलिए मैट उन्हें ऊपर जाकर माइक को दिखाता है जो कि बेड पर था। मैट उसकी बॉडी चेक करता है जो कि ठंडी पड़ चुकी थी, लेकिन बेन के चेक करने पर माइक के गले पर कोई भी बाइट मार्क्स नहीं थे। तब मैट ये बताता है कि ऐसा होने के बाद जब इंसान वैम्पायर बन जाता है तो निशान अपने आप ही हील हो जाते हैं और वैम्पायर बनने में इंसान को कुछ मिनट से लेकर कुछ दिन लग जाते हैं।
अब ये सब बताकर थोड़ी ही देर के बाद में वहाँ पर पर्किंस और डॉक्टर कोडी आ जाती हैं, जहाँ पर चेक करने पर उनको पता चलता है कि वो तो खत्म हो चुका है और वो भी ऐसे ही खत्म हुआ जैसे कि डैनी खत्म हुआ था, यानी कि खून की कमी से, B12 की कमी से। तभी मैट डैनी का जिक्र करता है और तब पर्किंस कहता है कि क्या इनकी मौत के बीच में कोई कनेक्शन है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मार्क को, जिसकी विंडो से उसे एक आवाज आती है। यहाँ पर आता है सेलम्स लॉट का सबसे आइकॉनिक कल्ट क्लासिक सीन, जो कि ओरिजिनल कल्ट क्लासिक मिनी मूवी के अंदर भी था। डैनी विंडो से बाहर खड़े होकर मार्क से विंडो ओपन करने के लिए कहता है। वो उसे हिप्नोटाइज करता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है कि मिस्टर बार्लो उससे मिलना चाहते हैं। उसकी बात सुनकर मार्क समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया, और वहीं पर रखा हुआ क्रॉस भी चमकने लगता है। डैनी के आगे बढ़ने पर मार्क उस पर क्रॉस लगा देता है, जिससे कि वो वहां से भाग जाता है। जिसके बाद में वो अपनी कॉमिक बुक को निकालता है और वैम्पायर्स के बारे में जानने लगता है। उधर मैट भी एक किताब से वैम्पायर्स के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वहां पर माइक आता है, जो कि अब एक वैम्पायर था। वो उससे कहता है कि मिस्टर बार्लो उससे मिलना चाहते हैं, लेकिन मैट को क्रॉस दिखता है जो कि चमक रहा था और वो उस क्रॉस से उसे भगाने लगता है, लेकिन माइक चालाकी से उस पर हमला करता है और इसी बीच मैट घायल हो जाता है, लेकिन क्रॉस की वजह से माइक उसे कुछ कर नहीं पाता। उधर हॉस्पिटल में डॉक्टर कोडी होती हैं और नर्स डॉक्टर कोडी के पास आकर उनको बताती हैं कि डैनी की मॉम जो है वो खत्म हो चुकी है, और तो और वो उसको ये भी बताती है कि जो माइक की लाश थी वो भी हॉस्पिटल से गायब हो चुकी है, जो कि बहुत बड़ी बात थी। ये जानने के बाद डॉक्टर कोडी मैट के घर जाती हैं, जहाँ पर वो मैट को घायल देखती हैं। वो मैट को सब कुछ बता देती हैं। यहाँ पर मैट भी उसको सब कुछ बताता है, जिसके बाद में वो, मैट, सूजन और बेन एक साथ बैठकर अंदाजा लगाने लगते हैं कि ये किसकी वजह से हुआ है, और उनके माइंड में एक ही नाम था और वो था मिस्टर स्ट्रेकर। जब से वो यहाँ पर आया है तब से यहाँ पर ये सब हो रहा था, और उनको ये भी पता था कि वो जो वैम्पायर था वो मिस्टर बार्लो ही था। वो अंदाजा लगाते हैं कि जरूर स्ट्रेकर बार्लो का आदेश मानता होगा और इन सब में उसका बराबर का हाथ है, और इस चीज का हमको अंदाजा पहले ही लग चुका था, क्योंकि मिस्टर बार्लो के ही कहने पर उसने रैल्फ को अगवा कर लिया था। और सबसे बड़ी बात, जो डैनी का भाई रैल्फ था वो असल में एक सैक्रिफाइस था बार्लो के अराइविंग के लिए, और जो माइक के साथ हुआ वो शायद डैनी के वैम्पायर ने किया होगा, क्योंकि उसकी मौत भी वैसे ही हुई थी, तो शायद से वो भी वैम्पायर बन गया। अब यहाँ उन लोगों को चेक करने के लिए डैनी की कब्र को खोदना होगा। एक और इंटरेस्टिंग चीज की आई बिलीव कि डैनी पर हमला किसी और ने नहीं बल्कि रैल्फ ने ही किया था, जो कि वैम्पायर बन चुका था। एनीवेज, अब यहाँ पर उन लोगों को चेक करने के लिए डैनी की कब्र को खोदना पड़ेगा, लेकिन ये सब करने से डॉक्टर कोडी मना कर देती है और वो बताती है कि डैनी की जो माँ की लाश मिली थी वो भी ऐसे ही खत्म हुई थी, यानी कि खून की कमी होने की वजह से, और अगर ये वैम्पायर वाली बात सही है तो वो भी वैम्पायर जरूर बनेगी। अब कंफर्म करने के लिए डॉक्टर कोडी, सूजन और बेन वहां जाते हैं, यानी कि हॉस्पिटल के मॉर्ग रूम में, जहां पर डैनी की मॉम की लाश पड़ी हुई थी और अभी वो बिल्कुल डेड होती है। वो उसके वैम्पायर बनने का इंतजार करते हैं और तब सूजन कहती है कि अगर वो सच में वैम्पायर बन गई तो वो उसका सामना कैसे करेंगे। उसके कहने की ही देरी थी कि तभी वो वैम्पायर में तब्दील हो जाती है, जिसके बाद वो लोग दो छोटी लकड़ी का क्रॉस बनाते हैं और वो क्रॉस बनाकर उसे चिपका देते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता। लेकिन तभी वो प्रार्थना करते हैं, जिसकी शक्ति की वजह से वो क्रॉस चमकने लगता है और वो लोग उस पर काबू पा लेते हैं। लेकिन तभी वो क्रॉस टूट जाता है, जिसके बाद वो कोडी पर हमला कर देती है। इतने में ही बेन उस क्रॉस को चिपका देता है, लेकिन तब तक वो उसको काट लेती है, यानी कि डॉक्टर कोडी को भी काट लिया गया था। लेकिन स्टिल वो डैनी की मॉम को क्रॉस से भगा देते हैं और डॉक्टर कोडी जल्दी से रेबीज डोज लाने के लिए कहती है और वो ऐसा ही करते हैं। रेबीज की दवाई लगाने के बाद वो चेक करते हैं कि कोडी वैम्पायर नहीं बनेगी, जिससे कि कोडी खुश होती है, यानी कि वैम्पायर के काटने के बाद अगर उसका जल्दी से जल्दी कुछ ट्रीटमेंट करा जाए तो वो लोग वैम्पायर में तब्दील नहीं होंगे। कौन जानता था कि वैम्पायर के काटने के बाद में अगर रेबीज का इंजेक्शन लगा दिया जाए तो वो उसकी काट बन जाती है। और ये चीज मुझे थोड़ी सी वियर्ड लगी, लेकिन चलो मूवी के अंदर बताया है तो इसको मैंने भी आपको बता दिया। अब इधर हम मार्क को देख पाते हैं, जो कि अकेला ही मार्स्टन हाउस जाता है एक वुडन स्टेक लेकर। हम जानते हैं कि जो वैम्पायर्स होते हैं वो वुड से भी डरते हैं। बेसिकली वो भी वैम्पायर को मारने के लिए गया था, उसने काफी किताब पढ़ ली थी। वो अंदर जाता है जहाँ पर मैट पहले से ही होता है। इसी बीच बाहर से स्ट्रेकर उन्हें अंदर बंद कर देता है और तब मिस्टर बार्लो बाहर आता है और मैट और मार्क बाहर जाने का रास्ता ढूंढते हैं, जहाँ पर उन्हें रास्ता तो मिल जाता है, लेकिन वहाँ पर सीढ़ियां ही नहीं थी ऊपर जाने के लिए, तो मैट उसे ऊपर उठाकर चढ़ा देता है। लेकिन तभी मैट को बार्लो पकड़ लेता है और मार्क को स्ट्रेकर, वो उसे बांध देता है, लेकिन वो किसी तरह खुद को छुड़वाकर और स्ट्रेकर को नॉकआउट करके वहां से भाग जाता है। इधर दूसरी तरफ बेन, सूजन और डॉक्टर कोडी मैट से मिलने उसके पास जाते हैं, लेकिन उसके घर के ऊपर वो लोग कुछ वैम्पायर्स को देखते हैं, जिससे उनको पता चल जाता है कि अब मैट भी खत्म हो चुका है। इसलिए नेक्स्ट डे वो लोग फादर कैलाहन से मिलने जाते हैं। वो उसे सारी सिचुएशन समझाते हैं और इसी बीच वहां पर मार्क आता है, जो कि होली वाटर लेने आया था।
वो उन सबको बताता है कि उसे पता है कि बार्लो एक वैम्पायर है। यहाँ वो बार्लो को ही मारने जा रहा था। वो उनसे कहता है कि उसने स्ट्रेकर को तो मार दिया है, लेकिन बार्लो अभी भी बचा हुआ है। फादर उसे उस जगह पर लेकर जाने के लिए कहते हैं जहाँ ये सब हुआ था, जिसके बाद वो वहाँ पर जाते हैं। वहाँ जाने पर मैट उनके ऊपर हमला कर देता है, जो कि अब एक वैम्पायर बन गया था। वो बेन के पीछे पड़ जाता है और बेन किसी तरह उससे बचकर उसे वुडन स्टेक से मार डालता है। दरअसल अब सभी टाउन वालों के ऊपर खतरा था, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि सनसेट से पहले वो टाउन वालों को एक साथ चर्च में इकट्ठा करेंगे। खैर टाउन पहुंचकर उनको पता चलता है कि टाउन के ज्यादातर लोग या तो भाग चुके हैं या फिर वो उनका शिकार बन चुके हैं, यानी कि वैम्पायर्स बन चुके हैं। यहाँ पर कोडी पर्किंस से मिलती है, जो कि टाउन छोड़कर भाग रहा था। डॉक्टर कोडी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकता। इधर बेन और सूजन की मॉम को लेने जाते हैं, लेकिन वहां पर जाकर उनको पता चलता है कि उसकी मॉम भी अब बार्लो की सर्वेंट बन चुकी है। उसने उसे हिप्नोटाइज किया होगा। इसी बीच एक वैम्पायर आकर सूजन को काट लेता है, जिसके बाद बेन उसे उस वैम्पायर से छुड़वाकर बाहर लेकर जाता है। तभी हम मार्क को देख पाते हैं, जो कि फादर कैलाहन के साथ उसके पेरेंट्स को लेने आया था, लेकिन उसके माता पिता उनकी बात पर विश्वास नहीं करते। कि तभी बाहर से कुछ आवाज आती है, जहाँ पर मार्क के पिता बाहर चेक करने जाते हैं और तभी क्रॉस चमकने लगता है, यानी कि वैम्पायर्स आसपास थे। अब बाहर जाकर मार्क के डैड का भी वही हाल होता है, वो खत्म हो जाते हैं और अंदर खुद बार्लो मार्क की मॉम को मार डालता है। अब यहाँ फादर कैलाहन मार्क को भगा देता है और खुद बार्लो का सामना करने लगता है। वो उसे क्रॉस दिखाता है, लेकिन वो काफी शक्तिशाली था, इसलिए वो उस वैम्पायर को हैंडल नहीं कर पाता और मारा जाता है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर जो बार्लो है वो मास्टर वैम्पायर है, वो इतनी आसानी से मर नहीं सकता। दूसरी तरफ मार्क अपने ट्री हाउस में चढ़ जाता है, जहाँ पर ढेर सारे वैम्पायर्स उसको घेर लेते हैं। दूसरी तरफ बेन सूजन को जल्दी लेकर चर्च में जाता है, ताकि वो डॉक्टर कोडी के जरिए उसको रेबीज वाला इंजेक्शन दिलवा पाए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। ये काम इंस्टेंटली करना था। सूजन अब वैम्पायर में तब्दील हो गई थी। यही बात डॉक्टर कोडी भी उसे कहती है, लेकिन वो नहीं मानता। कि तभी वो वैम्पायर बनकर बाहर भाग जाती है। बेन भी उसका पीछा करता है, लेकिन उसे ढेर सारे वैम्पायर्स घेर लेते हैं। इससे हमको पता चलता है कि टाउन के सारे लोग ही वैम्पायर बन चुके थे। बार्लो ने अपनी आर्मी बना ली थी। अब वो बेन के पीछे आने लगते हैं, तो वो भागकर चर्च में जाने लगता है और इसी बीच रास्ते में वो एक वैम्पायर को भी वुडन स्टेक से मार डालता है। जिसके बाद वो चर्च के अंदर जाता है, जहाँ पर वो डॉक्टर कोडी को बताता है कि सूजन की मॉम अब बार्लो की नई सर्वेंट है। खैर सुबह होने पर वो फादर को ढूंढने मार्क के घर जाते हैं, लेकिन वो तो खत्म हो चुके थे। अब उनको मार्क का एक नोट मिलता है, जिसके अंदर लिखा हुआ था कि वो अब बार्लो को मारने जा रहा है। तभी हम मार्क को देखते हैं, जो कि स्ट्रेकर की शॉप में बार्लो को ढूंढने गया था और वहां उसे डैनी मिलता है। वो उस पर हमला करता है, लेकिन वो उसके दिल में लकड़ी वाला भाला घुसा देता है। जिसके बाद वो बार्लो को ढूंढने आगे बढ़ता है। तब उसके सामने कार से डॉक्टर कोडी और बेन आते हैं। यहाँ पर वो मार्क से पूछते हैं कि क्या उसे बार्लो मिला। तब वो कहता है कि उसे बस एक ही वैम्पायर मिला था और बाकी सारे छुप गए होंगे। यहाँ बेन कहता है कि उन्हें इस टाउन से निकल जाना चाहिए, लेकिन मार्क अपने माता पिता की मौत का बदला लेना चाहता था। वो ऐसे नहीं भाग सकता था। उसकी बातें सुनकर बेन भी उसका साथ देने के लिए रेडी था, लेकिन ऐसा करने से पहले उनको ये पता लगाना जरूरी था कि आखिर वैम्पायर छुपे कहाँ हुए हैं। तभी बेन नोटिस करता है कि शहर में एक भी कार नहीं है, मतलब जरूर वो लोग अपनी कार के अंदर ही छुपे होंगे। वो एक जगह पहुंचते हैं जहाँ पर ढेर सारी कार पार्क्ड हो रखी थी। उसमें चेक करने पर बेन को सूजन मिलती है, जो कि कार की डिग्गी में सो रही थी। मतलब कि यही सारे वैम्पायर्स थे। वो धूप से बचने के लिए कार्स के अंदर सो रहे थे। अब यहाँ पर डॉक्टर कोडी बेन को उसे खत्म करने के लिए कहती है, लेकिन बेन की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि वो उससे प्यार करता था। इसलिए डॉक्टर कोडी खुद उसे मारने लगती है, लेकिन तभी सूजन की मॉम उसे शूट करके मार डालती है। और अब वो बार्लो की सर्वेंट बन चुकी थी, हिप्नोटाइज हो चुकी थी, जिसके चलते वो उन्हें मारने पर तुली हुई थी। उसके गन शॉट से बचने के लिए वो लोग छुप जाते हैं, लेकिन इसी बीच वहां अंधेरा होने लगता है, जिसकी वजह से सारे वैम्पायर्स जाग गए थे और वो मार्क और बेन पर हमला कर देते हैं। अब तभी बेन मार्क को छुपने के लिए कहता है, लेकिन हम देखते हैं कि एक तरफ वैम्पायर, दूसरी तरफ सूजन की मॉम उन पर हमला करने लगती है। तब मार्क एक कार में बैठकर सबसे पहले वहां का एक बड़ा बोर्ड गिरा देता है, जिसकी वजह से जो सनलाइट रुकी हुई थी वो उन वैम्पायर्स पर पड़ जाती है, जिससे कि वो सब जलने लगते हैं। साथ ही साथ मार्क सूजन की मॉम को भी टक्कर मार के खत्म कर देता है। जिसके बाद वो बार्लो को ढूंढने लगते हैं। तब वहां पर उनको एक वैन मिलती है, जिसके अंदर बार्लो का कॉफिन था। वो उस कॉफिन को बाहर निकाल कर खोलने लगते हैं, लेकिन वो खुलता ही नहीं है। तभी बेन कुछ टूल्स को लेने जाता है उसे खोलने के लिए, और यहाँ पर सूर्य अस्त भी होने लगा था। इतने में ही बेन उस टूल की मदद से उसे खोलने लगता है, लेकिन तभी वहां पर सनसेट हो चुका था और बार्लो कॉफिन से बाहर आने लगता है। यानी कि अंधेरा तो बार्लो के फेवर में था। उसे बाहर आता देख वो दोनों छुप जाते हैं, लेकिन अंदर बेन पर सूजन हमला कर देती है।
दूसरी तरफ बाहर बार्लो मार्क के पीछे पड़ चुका था और किसी तरह सूजन से बचकर वो उसके दिल में वुडन स्टेक को घुसा देता है। अब इधर मार्क एक जगह पर फंस जाता है जहां पर बार्लो उसे मारने ही वाला था कि तभी बेन पीछे से उसके मुंह में एक वुडन स्टेक घुसा देता है, जिसके बाद वो उसके दिल के अंदर भी वुडन स्टेक को घुसा देता है और फाइनली बार्लो खत्म हो जाता है। जिसके बाद में दोनों बेन और मार्क टूटे दिलों के साथ में उस टाउन से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि वहां पर अब रहने का कोई मतलब नहीं रह गया था। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी सेलम्स लॉट फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कल्ट क्लासिक फिल्म का रीमेक या फिर एक तरह से ये कहें कि रिफ्रेश्ड लुक पसंद आया होगा। अब बात करते हैं बार्लो के बारे में। तो बार्लो का पूरा नाम है कर्ट बार्लो और ये एक एंशिएंट वैम्पायर है जो कि काफी शातिर और शक्तिशाली भी है। ये इजीली लोगों को हिप्नोटाइज कर सकता है। एंड आई बिलीव कि यहाँ पर एक और चीज शायद से हुई है। जो स्ट्रेकर था ना, वो लंदन से यहाँ पर आया ही इसलिए था ताकि इस टाउन के अंदर वो तबाही फैला सके। माइट भी उसे बार्लो ने वहीं लंदन के अंदर ही हिप्नोटाइज कर लिया होगा और खुद को यहाँ पर इम्पोर्ट करवा लिया। आई मीन पॉसिबिलिटी है, मेरी थियरी है ये। अब इसके बारे में इतनी ही इन्फॉर्मेशन है। बात करें कि क्या सच में बार्लो मर गया था, तो इसका आंसर मेरे ख्याल से हाँ है, क्योंकि वैम्पायर्स को जब भी मारा जाता है तो उनकी जो ग्लोइंग आईज होती हैं वो फ्यूज हो जाती हैं, जिसकी वजह से पता चलता है कि वैम्पायर मर चुका है। अब शायद से ऐसा भी हो सकता है कि कोई उसे अपना खून पिला दे या फिर उसे फिर से जिंदा कर दे, तो हो सकता है कि वो फिर से जिंदा हो जाए, लेकिन अभी के लिए तो वो शांत हो चुका था। आई मीन यहाँ पर वैम्पायर्स के बारे में इतनी सारी अलग अलग मूवीज, अलग अलग कॉन्सेप्ट दिखाए गए हैं कि समझ में नहीं आता कि वैम्पायर वाकई में खत्म हुआ या फिर नहीं हुआ। अब जैसे कि आपने अगर ड्रैकुला अनटोल्ड मूवी देखी होगी, तो उसके अंदर जो वैम्पायर होता है यानी कि व्लाड जो होता है, वो अंत में सनलाइट की वजह से मर जाता है, लेकिन कोई इंसान आकर उसे अपना खून पिला देता है, जिसके चलते वो फिर से जिंदा हो चुका था। तो यहाँ पर काफी अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, बट आई स्टिल बिलीव कि जो बार्लो है वो शायद से खाली कुछ टाइम के लिए रुक चुका है, जब तक उसके हार्ट के अंदर वो लकड़ी घुसी हुई है। जैसे ही पड़ी लकड़ी निकल जाएगी और फिर से खून उसे मिलेगा, तो शायद वो फिर से जिंदा हो जाए। अब बात करें कि स्ट्रेकर और बार्लो ने जेरूसलम टाउन को ही क्यों चुना था, तो इसका सिंपल सा आंसर है कि ये टाउन काफी छोटा सा था और काफी करप्ट भी था। यहाँ पर टाउन के लोग बिल्कुल केयरलेस थे। जैसा कि हमने देखा कि टाउन के कुछ ही लोग थे जो कि ध्यान दिया करते थे। यहाँ पर जो पर्किंस था वो एक नंबर का करप्ट ऑफिसर था। ऐसे में इस टाउन पर टेक ओवर करना बार्लो के लिए काफी आसान था, जहाँ पर कोई भी लॉ ऑर्डर कुछ नहीं था, यानी कि उसको रोकने वाला कोई था ही नहीं। और बात करें कि आखिर में बेन और मार्क क्यों इस टाउन को छोड़कर चले गए थे, तो इसका सिंपल सा आंसर है कि यहाँ पर अब कुछ बचा ही नहीं था। वो टाउन पूरा का पूरा खत्म था, तो यहाँ पर रहकर वो करते भी क्या, जिसके चलते वो फाइनली यहाँ से निकल गए। दोनों का ही दिल टूट चुका था। एक के माँ बाप नहीं रहे और एक का प्यार नहीं रहा। एंड आई बिलीव कि अब शायद से बेन को अपनी जिंदगी के लिए, अपने नए नोवेल के लिए काफी सारा अच्छा कॉन्सेप्ट मिल चुका है, वो भी रियल स्टोरी बेस्ड हो चुका है। और हाँ, एक और इंटरेस्टिंग डिटेल, जो नोवेल है या फिर जो ओरिजिनल कहानी है, उसके अकॉर्डिंग ये दोनों जो होते हैं वो 1 साल बाद वापस आते हैं। उनको पता था कि यहाँ पर वो मरा नहीं है, यानी कि बार्लो खत्म नहीं हुआ था पूरी तरह से। उनको पता था कि कई सारे वैम्पायर्स अलग अलग जगहों पर छुपे हुए थे। तो यहाँ पर जो बेन होता है वो आकर वहाँ जंगलों के अंदर आग को शुरू कर देता है ताकि वो पूरे टाउन को ही जला डाले। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आइकॉनिक फिल्म पसंद आई होगी। पसंद आई है तो फिल्म को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना।